नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लैट से संबंधित बहुत सारी बातें यानी ए टू जेड जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। क्योंकि क्लैट एक ऐसा शब्द है जो सब लोग नहीं जानते। जब तक इस फील्ड में जो इंटरेस्ट नहीं रखता उसको क्लैट के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं होती है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि बेसिक नॉलेज उन लोगों को भी हो पाए जो अभी क्लैट का सिर्फ नाम सुने हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि क्लैट क्या है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, एग्जाम डेट क्या है, मार्किंग शेड्यूल क्या है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं इससे संबंधित जहां आपको एडमिशन मिलता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, दरअसल ये क्लैट का एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिससे कि इस एग्जाम को देके कोई जॉब मिलने वाली है। ये जॉब के लिए एग्जाम नहीं है, ये पढ़ने के लिए एग्जाम है। और इस एग्जाम को देके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिलता है। और क्या पढ़ने का अवसर मिलता है तो वो है लॉ। चलिए इसके बारे में और भी बातें जानते हैं क्रमशः। तो सबसे पहले चीज कि आपको ये देखना है कि क्लैट है क्या चीज, क्लैट क्या है। तो क्लैट जो है ना, क्लैट का फुल फॉर्म ही होता है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। नाम से लग रहा है ना कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कॉमन होगा, नहीं, बिल्कुल कॉमन नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात पता नहीं होती है कि आखिर ये क्लैट क्या होता है। तो क्लैट जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है और इस टेस्ट को देके जो देश की टॉप 25 एनएलयूज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आपको लॉ पढ़ने का अवसर मिलता है। और वो लॉ भी कैसा, 5 ईयर लॉ की मैं बात आज कर रहा हूं, 5 ईयर लॉ पढ़ने का मौका मिलता है। दरअसल ये क्लैट का एग्जाम आपको पीजी लेवल पर भी होता है और क्लैट का एग्जाम आपको यूजी लेवल पर भी होता है। पीजी लेवल का और यूजी लेवल का एग्जाम का मतलब ये है कि ये एग्जाम जो होता है पीजी लेवल का, ये जब आप लॉ पढ़ लेते हैं तो एलएलएम करने के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। तो उसके लिए कम से कम एलएलबी आपके पास या बीएलएलबी होनी चाहिए। ये जो यूजी है इसके लिए आपको 12th पास होना होता है या 12th की अपीयरिंग होनी होती है, तब आप ग्रेजुएशन करने के लिए लॉ में आप इस कोर्स को यानी इस परीक्षा को चुनते हैं, यानी क्लैट यूजी की परीक्षा आप देते हैं। और उसी की बात आज हम करने वाले हैं। तो आप देखिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इसका नाम है और इसकी अच्छी खासियत यह है कि पेन और पेपर मोड में एग्जाम होता है, यानी ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको ऑफलाइन बहुत मॉक टेस्ट देने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी और इस तरीके से आप एग्जाम को दे पाएंगे। एक और अच्छी खबर यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि कौन कौन लोग क्लैट का एग्जाम दे पाते हैं, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी दे पाएंगे या नहीं, इंटर में कौन सी स्ट्रीम होगी जिस वाले स्टूडेंट ही क्लैट का एग्जाम दे पाएंगे। उसके लिए मैं बताऊं कि किसी भी स्ट्रीम, ये इतना ब्रॉड इसका एरिया है कि किसी भी स्ट्रीम से आप इंटर अपीयरिंग है, इंटर पास आउट हैं, आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है, आर्ट बैकग्राउंड होना जरूरी है या क्या सब्जेक्ट इंटर में थे, कोई मैटर नहीं करता। तो आप उस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। दूसरी एक अच्छी खबर यह है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यह बड़ी समस्या थी कि पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आता था। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते थे, माने पैसेज को पढ़ना और फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। तो ये बड़ी समस्या है कि पैसेज को अच्छे से समझ ही नहीं पाते थे बच्चे। तो अब क्या हो रहा है, संभव है कि 2025 के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर आए और ताकि आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसका समझें और उसका जवाब दें। और जिनकी इंग्लिश अभी बहुत अच्छी नहीं भी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद 5 ईयर जो लॉ पढ़ना है उस एनवायरमेंट में जब आप रहने लगते हैं तो आपको आपकी इंग्लिश ठीक हो ही जाएगी। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और अगली बात यह है कि आखिर क्लैट करने से हमको फायदे क्या क्या हैं, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लैट करने का फायदा यह है कि आप जानते हैं कि लॉ के फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो बेसिकली लोगों को यह पता होता है कि आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं और एक एपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो लोगों को पता होती है। एक्चुअल में ये एरिया बहुत छोटा है। क्लैट करने से आपके बहुत सारे ऑप्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी आपको एनवायरमेंट देती है, जो माहौल देती है, उसके लिए सिर्फ पीसीएसजे और एपीओ ही ऑप्शन नहीं होता। इसके लिए बैंक में लॉ ऑफिसर का ऑप्शन है। ऑप्शन सबके लिए है वो, लेकिन प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है क्योंकि यहां पढ़ाई का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का है कि वो इजिली लॉ ऑफिसर बैंक में हो सकते हैं। आप सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा है, और प्राइवेट सेक्टर जब इतना बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये जो
लॉ ऑफिसर यानी लॉ ग्रेजुएट निकलते हैं तो इनका अपीयरिंग पर ही प्लेसमेंट हो जाता है और बहुत अच्छा पैकेज होता है यदि आप एनएलयू से लॉ पढ़ते हैं तो इसलिए आजकल बहुत मारा मारी है इस क्लैट में एडमिशन के लिए, बहुत टफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है क्योंकि अगर यहां से बच्चा कर लेला तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के भी ऑप्शन खुले हैं, उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के भी ऑप्शन खुले हैं, तो सारे ऑप्शन खुले हैं। और ज्यादातर बच्चे अब तो पीसीएसजे और एपीयू में भी वही सिलेक्ट हो रहे हैं जो 5 ईयर लॉ करके आते हैं। 3 ईयर लॉ अब धीरे धीरे ट्रेंड पुराना हो गया है। तो ये बात मुझे लगता है कि समझ में आई होगी, और जो बात आप जानना चाहते हैं उसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और इसके लिए हम लोग भी बैच चला रहे हैं और इसमें आप एडमिशन लेके बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। 8 महीने का बैच होगा, लोग 1.5 साल 2 साल फाउंडेशन बैच करा रहे हैं। मुझे इसकी कोई सार्थकता समझ में आती नहीं, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स है ही नहीं। टफ जरूर है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं उनके लिए एग्जाम टफ नहीं है। हाँ, रटने वालों के लिए टफ है और रटने से ये परीक्षा कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारा सिलेबस जो है वो केवल कॉन्सेप्ट और केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो चलिए, ये आप जानते ही हैं कि इससे आपको टॉप 24 एनएलयूज जो हैं उसमें एडमिशन लेने का अवसर मिलता है, और जैसा आपका रैंक होगा उसके हिसाब से एडमिशन आपको मिलेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुआ मैं बता ही चुका हूं कि अपर एज लिमिट नहीं है, और दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज। हाँ, ये ध्यान देना है कि आपको इंटरमीडिएट में, हालांकि अपीयरिंग स्टूडेंट भी भर पाते हैं इस फॉर्म को, परीक्षा भी दे पाते हैं, लेकिन जब एडमिशन लेना होगा आपको तो 45% आपका नंबर होना चाहिए 10+2 में, चाहे वो एसटी नहीं है, जनरल है। जनरल ओबीसी के लिए ये है, और 40% जो है वो एससी और एसटी के लिए, यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो इसलिए एससी एसटी के लिए आपको 40% कम से कम, और अगर जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी का है, पीडब्ल्यू कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो उसे 45% नंबर लाने होते हैं, तभी वो एडमिशन ले पाएगा। अपीयरिंग स्टूडेंट भी उसको भर सकते हैं, और जिनका जैसे मान लीजिए दिसंबर 2025 में 2026 के और 2024 में 2025 वाली परीक्षा के लिए परीक्षा हो, अभी तो स्टूडेंट अपीयरिंग में है, यानी मार्च अप्रैल में उनका बोर्ड का एग्जाम होगा, वो इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और वो एलिजिबल कैंडिडेट ही होते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या लेते हैं और एग्जाम पैटर्न क्या है, समझिए। पहले तो ये 2 घंटे का पेपर होता है, एक बात समझ लेते हैं, ये पेपर 2 घंटे का होता है, और इस पहले क्वेश्चन के नंबर ज्यादा थे, लेकिन अब 2 घंटे के पेपर में केवल 120 प्रश्न ही आएंगे, और उसका सिलेबस ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज से पेपर होगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके पेपर होगा, लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। तो इस सब्जेक्ट से आपको प्रश्न आएंगे, सारे पैराग्राफ वाइज ही रहते हैं, एक पैराग्राफ रहता है और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैसे उसको सॉल्व करें, कुछ प्रैक्टिस सेट भी मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बेमतलब का लोग आसान चीज को भी कठिन बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे आपको लगे कि बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। इतनी कठिन चीज है नहीं, लेकिन उसको करना है। मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि इनका पार्टिसिपेशन कितना होता है, यानी कितने नंबर का होता है। स्वाभाविक है, अभी बराबर मान के चलिए, लेकिन किसी का 20% रोल होगा, किसी का 10% रोल होगा, किसी का 25% रोल होगा। तो इस तरीके से इसका पार्टिसिपेशन रहता है। जिन लोगों को मैथ नहीं आती, जैसे इंटर पास पढ़ने वाले बच्चे सारे मैथ वाले तो है नहीं, तो जिन लोगों को मैथ नहीं आती उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे अगले 5, 6, 8 महीनों तक आपको यही तो कराया जाएगा, और बहुत बेसिक चीजें आती हैं। बस अच्छा करके सिलेक्शन नहीं होता, बुरा करने से बच जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गलतियां नहीं करनी है। तो ये हो गया आपका, तो ये 5 सब्जेक्ट से मिलके आएंगे, और सारे सब्जेक्ट पे मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा आपका, और उसमें आपको एकदम पारंगत बना दिया जाएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो ये एग्जाम डेट जो है वो, जैसे अगर आप 2025 का देना चाहते हैं तो 2024 के ही दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाता है।
3-4 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। अगर 25 का आप देना चाहते हैं तो फॉर्म मान के चलिए, फॉर्म आपको जुलाई के आसपास निकल जाएंगे, फॉर्म उस समय भर दीजिएगा। कोई भी किसी प्रकार की असुविधा होगी तो आप हम लोग हैं और उसको गाइड करेंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, तो ये सारी चीजें। और कोई भी डाउट अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। और हाँ, आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 120 होंगे। समय कितना होगा, 120 होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये हर सही आंसर पर 1 नंबर मिलेगा और एक गलत आंसर पर 0.25 कट जाएगा, यानी 1/4 माइनस मार्किंग है। तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिस्क लेने लायक है कि जब 2 में डाउट हो तो हमको एक ऑप्शन चुन लेना होता है और इस तरीके से आपकी मेरिट बनती है। और ये जैसे टॉप 6 एनएलयूज जो आप देख रहे हैं कि NLSIU बंगलोर है, नलसार हैदराबाद है, NLU जोधपुर है, NLU भोपाल है, VNLU कोलकाता है, GNLU गांधीनगर है। तो ये टॉप 6 NLU हैं जिनकी बात मैंने की है। और इसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अगर एडमिशन नहीं भी हो पाता है इन यूनिवर्सिटी में, जो हैं लगभग 3500 के आसपास आपको सीट रहती है और कैंडिडेट लगभग 70,000 से ज्यादा ही रहते हैं, तो अगर इस 3500 में आपका नहीं एडमिशन हो पाता है, कोई बात नहीं, इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो इसी के रैंक के आधार पर अपने यहाँ एडमिशन देते हैं और कहीं ना कहीं उस प्राइवेट कॉलेज से जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें अपनी क्रेडिट बनानी होती है। तो इसलिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं होता है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन नहीं होता है ये बात सोचनी ही नहीं है हमको, क्योंकि हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा जरूर। थैंक यू।